पार्ट 6 धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता। आयन विनिमय चैप्टर चल रहा है अपना, और आयन विनिमय चैप्टर के अंतर्गत अब तक 5 पार्ट हो चुके हैं। और 5वें पार्ट की अगर हम बात करें तो 5वें पार्ट में यानी कि इससे जो पिछला पार्ट था, पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया था कि जो धनायन विनिमय क्षमता है उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो उसके अंतर्गत हमने 4 कारक पढ़े थे। मृदा कणाकार पढ़ा था, क्ले की मात्रा एवं प्रकार पढ़ा था, इसी के साथ ही जो मृदा पीएच है उसके बारे में अध्ययन किया था, और जो चौथा कारक था कार्बनिक पदार्थ के बारे में पढ़ा था। तो जिन भी विद्यार्थियों ने इन जो 5 पार्ट दे रखे हैं, पांच पार्ट, अब ये 6ठा पार्ट आ चुका है, 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो जो वीडियो दिया गया है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, उन लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर जो आई बटन है यहाँ पे कोने में दिखाई देगा, उस आई बटन पर क्लिक करके भी जो पीछे के जो पार्ट है उनको देख करके आप इन पार्टों का अध्ययन कर सकते हैं। तो बात करते हैं धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता के बारे में। धनायन विनिमय क्षमता की अगर हम बात करें तो संपूर्ण जो कृषि क्षेत्र है, संपूर्ण कृषि क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण के बाद में दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थान आता है, वो दूसरा महत्वपूर्ण स्थान किसका आता है, धनायन विनिमय क्षमता का ही आता है। यानी कि शॉर्ट में बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, सीईसी बोलते हैं, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें, जितना भी संपूर्ण कृषि क्षेत्र है, संपूर्ण कृषि क्षेत्र में पहला स्थान तो किसका आता है, प्रकाश संश्लेषण का। उसके बाद में दूसरे स्थान की अगर हम बात करें, दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थान होता है किसका होता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का होता है, धनायन विनिमय क्षमता का होता है। अनेक वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि भाई जो धनायन विनिमय क्षमता है, इसका जो पौधों के पोषण के बारे में अगर हम बात करें, मृदा की उर्वरता के बारे में यदि हम बात करें तो इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसके बाद में सर्वोत्तम सूचक होता है, सूचक के रूप में मृदा की उर्वरता को बनाए रखने का कार्य करता है। इसी के साथ में जो धनायन विनिमय क्षमता है, धनायन विनिमय क्षमता की अगर हम बात करें, किसी भी मृदा में विनिमय भस्मों की मात्रा और उसका जो प्रकार है, मृदा की उर्वरता को और मृदा के गुणों को क्या करता है, प्रभावित करता है, यानी कि उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। कोई भी मृदा है उसमें यदि धनायन विनिमय क्षमता कम है या ज़्यादा है तो मृदा की जो उर्वरा क्षमता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, उसके गुण भी बदल जाते हैं, प्रकृति भी बदल जाती है। उच्च कैल्शियम संतृप्त मृदाओं की अगर हम बात करेंगे, यानी कि वे मृदाएं जिनमें कैल्शियम की मात्रा क्या हो, अत्यधिक मात्रा पाई जाए, तो उन बेस संतृप्त मृदाओं की बात करें, क्षार संतृप्त मृदाओं की बात करें, क्षार संतृप्त जो मृदाएं होती हैं उनकी जो भौतिक और पोषक स्थिति है वो बहुत ही क्या होती है, संतोषजनक होती है। यानी कि ऐसी मृदा जिनमें क्षारों की मात्रा सर्वाधिक पाई जाए, क्षार सर्वाधिक पाए जाएंगे तो मृदा की जो भौतिक स्थिति होगी और पोषण के बारे में भी अगर हम बात करें तो वो कैसी होती है, संतोषजनक होती है। यानी कि उच्च मात्रा में उसकी भौतिक स्थिति भी सही प्रकार से मिलेगी, और पोषक तत्वों के बारे में बात करें तो पोषक तत्वों की भी प्रचुर मात्रा पाई जाएगी। कैल्शियम संतृप्त मृदाओं की बात करें, यानी कि अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जा रहा है। वीडियो की बात करें, जो ये पार्ट है ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट है, सारा वैसे समझाने का ही है, लिखने वगैरह का, न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ भी नहीं है इस पार्ट में। इसके बाद में जब हम पढ़ेंगे मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्तता, तो उसमें एक आध रिएक्शन मिल जाएंगी, तो इसको आप ध्यानपूर्वक सुने।
कोई भी टॉपिक्स या कोई भी लाइन मिस हो जाती है तो वीडियो को रिवर्स करके आप दोबारा से सुन सकते हैं। बात कर रहे थे हम किसके बारे में, धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता के बारे में। उच्च जो बेस संतृप्त मृदाएं हैं, यानी कि उच्च मात्रा में कैल्शियम पाया जा रहा है, कैल्शियम आयन भी क्षारों के अंतर्गत आता है, तो ऐसी मृदाएं जिनमें कैल्शियम की मात्रा क्या हो, अत्यधिक पाई जाए, कैल्शियम की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, उन मृदाओं की जो भौतिक स्थिति होती है वो कैसी होती है, बहुत ही अच्छी होती है। यानी कि जो मृदा की संरचना होगी वो कैसी होगी, सैरंध्री होगी। सैरंध्री से मतलब क्या है, यानी कि उसमें रंध्रों की मात्रा पाई जाएगी। साथ ही वातन की अगर हम बात करें तो वातन भी कैसा होगा, अच्छा होगा। वायु संचार है, वायु संचार भी कैसा होता है, अच्छा होता है। संरचना की बात करें तो संरचना भी कैसी होती है, दानेदार संरचना होती है। कैसी मृदाओं की बात कर रहे हैं हम, ऐसी मृदा जिसमें कैल्शियम आयनों की मात्रा क्या हो, अत्यधिक पाया जाए, यानी कि कैल्शियम से परिपूर्ण जो मृदाएं हैं, कैल्शियम क्षारों के अंतर्गत आता है, तो कैल्शियम से परिपूर्ण मृदाओं की जो संरचना है सरंध्री होंगी, संरचना दानेदार होगी, वातन भी अच्छा होगा, यानी कि वायु संचार भी अच्छा होगा। जल निकास की अगर हम बात करें, जल निकास भी कैसा होगा, अच्छा होता है। इसी जिसके फलस्वरूप क्या होगा, मृदा के अंदर क्ले की जो मात्रा होगी, क्ले के अंश भी क्या होंगे, अच्छे होंगे। और प्रतिकूल जो प्रभाव है मृदा पर, प्रतिकूल जो प्रभाव पड़ने, विपरीत जो प्रभाव पड़ने वाले होते हैं, उनके भी प्रभाव क्या होंगे, कम मात्रा में होंगे। यानी कि जो हानिकारक प्रभाव है, संतृप्त मृदा है, वातन भी अच्छा हो रहा है, दानेदार संरचना है, जल निकास भी ठीक हो रहा है और सरंध्री मृदा पाई जा रही है, तो उस मृदा पर जो प्रतिकूल प्रभाव है, यानी कि हानिकारक जो प्रभाव है, वो बहुत ही कम मात्रा में पड़ते हैं। तो उसके बाद में ये तो हो गई कैसी, कैल्शियम संतृप्त मृदाएं। उसके बाद में जो बेस संतृप्त मृदाएं हैं, यानी कि जिनमें क्षार की मात्रा क्या हो, अधिक मात्रा में पाई जा रही है, उनमें विनिमय हाइड्रोजन तथा एल्युमिनियम जो आयन है, H+ आयन और एल्युमिनियम आयन, इनके बारे में बात करें। बेस संतृप्त मृदाएं, बेस संतृप्त मृदाओं में H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन तथा एल्युमिनियम के कारण क्या होगी, अत्यधिक अम्लता होगी। बेस असंतृप्त मृदाओं की बात कर रहे हैं, ये तो थी बेस संतृप्त मृदाएं। असंतृप्त मृदाओं की बात करें यानी कि क्या हो, बेस असंतृप्त मृदाएं यानी कि जिनमें क्षारों की मात्रा क्या हो, कम हो। तो जिनमें क्षारों की मात्रा कम होगी, असंतृप्तता होगी, तो हाइड्रोजन ज्यादा पाया जाएगा, एल्युमिनियम आयनों की क्या होगी, अधिकता पाई जाएगी, जिसके कारण ये मृदाएं कैसी होती हैं, भुरभुरी होती है। कौन सी मृदाओं की बात कर रहे हैं, पहले बात कर रहे थे हम कैसी, बेस संतृप्त मृदाओं की, और अब कैसी मृदाओं की बात कर रहे हैं, बेस असंतृप्त मृदाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेस असंतृप्त मृदाओं में H आयन और एल्युमिनियम आयनों की क्या है, अधिकता होती है। और ये जो बेस असंतृप्त मृदाएं हैं कैसी होती हैं, भुरभुरी होती है। बेस असंतृप्त मृदाएं कैसी होती है, भुरभुरी होती है। लेकिन जब बेस असंतृप्ति की प्रतिशतता, बेस असंतृप्ति की प्रतिशतता 30 से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, क्षारों की जो असंतृप्तता है वो क्या हो जाए, 30% से क्या हो जाए, यानी कि 30 से अधिक हो जाए, तो इन मृदाओं में पौधों की जो वृद्धि है वो अच्छी नहीं होती है। कैसी मृदाओं की बात कर रहे हैं हम, बेस असंतृप्त मृदाओं की, कि भाई जिनमें क्षारों की कमी आ जाती है, तो क्षारों की कमी आ जाने के कारण हाइड्रोजन आयन और एल्युमिनियम जो आयन है उनकी अधिकता हो जाती है। हालांकि ये मृदाएं कैसी होती हैं, भुरभुरी होती हैं, लेकिन इनकी अगर हम बात करें, यानी कि यदि बेस असंतृप्तता का जो परसेंटेज है 30% से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, 30% से अधिक बढ़ जाता है, तो पौधों की क्या हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है। और ऐसी स्थिति में उन मृदाओं को सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है,
चूने का उपयोग किया जाता है। यानी कि बेस असंतृप्त मृदाओं को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चूने का प्रयोग किया जाता है। छोटे सवाल के रूप में पूछा जा सकता है कि भाई बेस असंतृप्त मृदाएं हैं, उन्हें सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चूने का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जब विनिमय सोडियम की मात्रा कुल विनिमय धनायनों की 10 से 15% होती है। जो विनिमय सोडियम है, सोडियम आयन विनिमयशील है, इसकी मात्रा क्या हो? कुल विनिमय की 10 से 15% हो, या प्रतिशत से क्या हो? अधिक हो। तो क्या होता है ऐसी स्थिति में? क्या होता है? तो मृदा कैसी हो जाती है? क्षारीय हो जाती है। मृदा के अंदर विनिमय सोडियम की मात्रा कितनी हो जाए? 10 से 15% हो जाए, या 10 से 15% से क्या हो जाए? अधिक हो जाए। तो उस स्थिति में मृदाएं कैसी हो जाती हैं? क्षारीय हो जाती हैं। बेस, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बेस बोल। तो मृदाएं कैसी हो गई? क्षारीय हो गई। ऐसी मृदाओं का जो पीएच मान है, पीएच मान जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? 8 से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। सामान्यतः मृदाओं की अगर हम बात करें, मृदाओं का जो पीएच, उदासीन मृदाएं कितनी होती हैं? 6.5 से 7.5। इस पीएच को मृदा का क्या बोलते हैं? उदासीन बिंदु बोलते हैं। मृदा के लिए उदासीन पॉइंट कितना है? 6.5 से 7.5 पीएच पर जो मृदाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उदासीन मृदाएं। तो विनिमय सोडियम की मात्रा 10 से 15% हो गई या इससे अधिक हो गई। मृदाएं कैसी हो गई? क्षारीय हो गई। तो ऐसी स्थिति में मृदा का जो पीएच मान है, क्षारीय मृदा का पीएच मान क्या हो जाता है? 8 से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। जब विनिमय सोडियम का अनुपात इस सीमा से भी क्या हो जाए? अधिक हो जाए, यानी कि 10-15% से भी क्या हो जाए? 10 से 15% से भी क्या हो जाए? अधिक हो जाए। तो क्या होता है? तो या फिर कोलाइडी जो संकीर्ण है, कोलाइडी जटिल है, उसको क्या करता है? संतृप्त करता है। तो क्ले सोडियम क्ले में बदल जाती है। मृदा के अंदर जो क्ले पाई जा रही है, ये किस में बदल जाती है? सोडियम क्ले में बदल जाती है। कब बदल रही है? जब विनिमय सोडियम की मात्रा 10 से 15% से क्या हो जाए? अधिक हो जाए। तो मृदा के अंदर जो क्ले पाई जा रही है, वो क्ले चेंज होकर के किस में बदल जाती है? सोडियम क्ले में बदल जाती है। कैसे बदलती है? नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा मृदा अभिक्रिया, उसमें हम पढ़ेंगे भाई जो मृदा क्ले है वो सोडियम क्ले में कैसे बदलती है, कैल्शियम क्ले मृदा क्ले में कैसे बदलती है, हाइड्रोजन क्ले में कैसे बदलती है। तो मृदा की जितनी भी रिएक्शंस हैं वो हम जो नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारे पास में, 5वां पार्ट आएगा मृदा अभिक्रिया, उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि विनिमय सोडियम की मात्रा 10 या 15% से क्या हो जाए? अधिक हो जाए। पीएच मान मृदा का बढ़ करके क्या हो जाता है? 8 हो जाता है। ऐसी मृदाओं को हम क्या कहते हैं? क्षारीय मृदाएं कहते हैं। और मृदा जो क्ले है, इस स्थिति में मृदा जो क्ले है किस में बदल जाती है? सोडियम क्ले में बदल जाती है। और मृदा क्या हो जाती है? अत्यधिक ही क्षारीय हो जाती है। और इसका जो पीएच मान है 8 से भी बढ़ करके क्या हो जाता है? 9 से 12 के मध्य में हो जाता है। मृदा का जो पीएच मान पहले कितना था? 8 था। अत्यधिक क्षारीय होने पर मृदा का पीएच मान 9 से 12 के बीच में क्या हो जाता है? इतना हो सकता है। और ये मृदाएं उपजाऊ बिल्कुल भी नहीं होती है, यानी कि इनमें हम पैदावार नहीं कर सकते। उसके बाद में सभी सामान्य जो उपजाऊ मृदाएं हैं उनमें कुल विनिमय जो भस्म है, यानी कि कुल विनिमयशील यानी कि जिनका आदान प्रदान हो सकता है, उन भस्मों की अगर हम बात करें तो कैल्शियम है। कुल विनिमयशील भस्मों के एग्जाम्पल की बात करें, कुल विनिमयशील भस्म फॉर एग्जाम्पल क्या क्या ले लें? कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है,
इसी प्रकार से पोटेशियम आयन है, सोडियम आयन है, ये क्या है, कुल विनिमयशील भस्म है, यानी कि इनका क्या होता रहता है, आदान प्रदान होता रहता है, क्षारों के अंतर्गत आते हैं, धनायन है। तो इनकी मात्रा तथा साथ ही जो CEC है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की का लगभग 80 से क्या हो जाए 90% तक होता है। सामान्य, अगली बात हमने क्या बोली, सामान्य जो उपजाऊ मृदा है, सामान्य उपजाऊ मृदा में जो कुल विनिमय भस्म है, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन आदि है, की मात्रा, इनकी मात्रा CEC है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी यानी कि धनायन विनिमय क्षमता की लगभग 80 से 90% तक क्या होती है, इनकी मात्रा होती है। तथा विनिमय हाइड्रोजन है, ये 20% से क्या होता है, कम होता है। जिस यानी कि जो H+ आयन है, विनिमय हाइड्रोजन है, इसकी मात्रा क्या होती है, 20% से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इनकी जो कुल विनिमय जो भस्म है, कुल विनिमय भस्म की मात्रा क्या हो रही है, 80 से अधिक हो रही है, 80 से 90 के मध्य में हो रही है, 80 से 90% के मध्य में हो रही है। तो बचा क्या, जो अम्लों के अंतर्गत आएगा हाइड्रोजन या एल्युमिनियम आयन, इनकी मात्रा कितनी बच जाएगी, इसकी 80 होगी तो इसकी 20%, 90 होगी तो इसकी 10% ही रह जाएगी। ये बात समझ में आई होगी कि भाई सामान्य उपजाऊ मृदा है, सामान्य उपजाऊ मृदा में कुल विनिमय भस्म, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम की जो मात्रा है वो धनायन विनिमय क्षमता की 80 से 90% तक ही होती है, और जो विनिमय हाइड्रोजन की मात्रा है वो 20% से क्या होती है, कम होती है। तथा विनिमय हाइड्रोजन की मात्रा 20% से कम हो गई। इन मृदाओं में कैल्शियम मुख्य रूप से विनिमय भस्म होता है। ऐसी मृदाओं में जो मुख्य भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है, कैल्शियम आयन निभाता है। मुख्य जो भस्म है वो क्या होता है, इसमें कैल्शियम होता है, जिसकी मात्रा जो टोटल विनिमय भस्म है, टोटल विनिमय धनायनों की 60 से 80% तक होती है। और जो ये कैल्शियम आयन है, इसकी मात्रा जो टोटल 80% पाए जा रहे थे, कौन, कुल विनिमय भस्म, उन्हीं में 60 से कितनी 80% के मध्य में क्या मात्रा पाई जाएगी, किसकी मात्रा पाई जाएगी, कैल्शियम आयनों की मात्रा पाई जाएगी। टोटल जो धनायन मिल रहे हैं, टोटल धनायनों में से सर्वाधिक मात्रा यानी 60 से 80% मात्रा किसकी पाई जाती है, कैल्शियम आयनों की पाई जाती है। विनिमय कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाए, यानी कि कैल्शियम आयनों की मात्रा अधिक हो जाएगी, जिस प्रकार से सोडियम की मात्रा अधिक हो रही थी तो सोडियम क्ले का निर्माण हो रहा था, इसी प्रकार कैल्शियम आयनों की मात्रा अधिक होगी तो किसका निर्माण होगा, कैल्शियम क्ले का निर्माण होगा। मृदा के अंदर जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, सोडियम की मात्रा अधिक हो रही थी तो मृदा क्ले किस में बदल रही थी, सोडियम क्ले में। इसी प्रकार मृदा क्ले में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाएगी तो मृदा किस में बदल जाएगी, कैल्शियम क्ले में बदल जाती है। यानी कि जिसकी अधिक मात्रा है उसी में मृदा की जो क्ले है, यानी कि जो मृतिका है, उसी में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और जिनकी अभिक्रिया उदासीन होती है, कैल्शियम क्ले होगी तो अभिक्रिया कैसी होगी, उदासीन होगी। उसके बाद में इसका जो pH मान होता है वो क्या होता है, 6.5 से 7.5 होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो उदासीन मृदाएं होती है, उदासीन मृदाओं का pH मान कितना होता है, 6.5 से 7.5 के मध्य में होता है। तो ये था हमारे पास में धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता। उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई भी इसमें यदि आपको कोई भी टॉपिक्स वगैरह इसमें जो पॉइंट बताए गए थे मुख्य समझ में नहीं आए हों तो वीडियो को आप रिवर्स करके देख सकते हैं, या फिर कमेंट करके आप बता सकते हो फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे की जितने भी वीडियो आपको प्राप्त हों उनकी सूचनाएं आपको
मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। उसके बाद में इसी के अंतर्गत आता है हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति। प्रतिशत बेस संतृप्ति क्या होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में मृदा का प्रतिशत बेस संतृप्तता।